स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। भारत सरकार द्वारा पीएम कुसुम योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 2017, बी 2019, सी 2018, डी 2020। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 2019। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पीएम कुसुम भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में शुरू की गई एक प्रमुख योजना है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सौर ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र में बदलाव लाना है। यह मांग संचालित दृष्टिकोण पर कार्य करती है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त मांगों के आधार पर क्षमताओं का आवंटन किया जाता है। विभिन्न घटकों और वित्तीय सहायता के माध्यम से पीएम कुसुम का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक 30.8 गीगावाट की महत्वपूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। इंडिया स्टैक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसमें एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस शामिल है जो सरकारों, व्यवसायों, स्टार्टअप और डेवलपर्स को एक विशिष्ट डिजिटल बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने में सक्षम बनाते हैं। 2. इंडिया स्टैक में ओपन एपीआई की 3 स्तर होते हैं: पहचान, भुगतान और डेटा। 3. इसे विशेष रूप से भारत के लिए ही डिजाइन किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंडिया स्टैक, इसमें एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस शामिल है जो सरकारों, व्यवसायों, स्टार्टअप एवं डेवलपर्स को एक विशिष्ट डिजिटल बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने में सक्षम बनाते हैं। अतः कथन 1 सही है। इंडिया स्टैक में ओपन एपीआई के 3 स्तर होते हैं: पहचान, भुगतान और डेटा। अतः कथन 2 सही है। इंडिया स्टैक का दृष्टिकोण सीमाओं से अलग है और इसे किसी भी देश में लागू किया जा सकता है, चाहे वह विकसित अथवा विकासशील हो। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नाट्य गीते मराठी रागों पर आधारित नाट्य संगीत के गीत हैं। 2. संगीत नाटक काल के दौरान ताल गंधर्व ठेका एक विशिष्ट लय के रूप में विकसित हुआ। 3. पहले संगीत नाटक का वर्ष 1930 में मंचन किया गया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी तीनों, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रंगमंच संगीत को नाट्य संगीत एवं गीतों को नाट्य गीत कहा जाता था और इन गीतों वाले रंगमंच को संगीत नाट्य कहा जाता था। नाट्य गीत मराठी ग्रंथों के रागों पर आधारित था। अतः कथन 1 सही है। गंधर्व ठेका ताल संगीत नाटक काल के दौरान एक नया आविष्कृत ताल था जिसका उपयोग विशेष रूप से नाट्य संगीत हेतु किया जाता था। अतः कथन 2 सही है। पहला संगीत नाटक वर्ष 1903 में नहीं बल्कि वर्ष 1843 में आयोजित किया गया था। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लौह स्तंभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह लगभग 1500 वर्ष पुराना है और 6 टन लोहे से बना है। 2. चूने की परत के कारण यह जंग प्रतिरोधी है। 3. इसका निर्माण गुप्त काल के दौरान संभवतः उदयगिरी में किया गया था जो वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी तीनों, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ 1500 साल पुराना है और इसमें 6 टन कच्चा लोहा लगा हुआ है। अतः कथन 1 सही है। फास्फोरस के कारण यह जंग प्रतिरोधी है। अतः कथन 2 सही नहीं है। यह स्तंभ गुप्त काल के दौरान बनाया गया था, संभवतः उदयगिरी में जो अब मध्य प्रदेश राज्य में है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, पीएम जनमन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन का हिस्सा है। 2. इसका उद्देश्य पीवीटीज को उनके घरों और आवासों में आवास, पानी, स्वच्छता, बिजली, सड़क तथा दूरसंचार कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों को बढ़ाना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पीएम जनमन योजना, यह प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह विकास मिशन का हिस्सा है। अतः कथन 1 सही है। इसका उद्देश्य पीवीटीज को उनके घरों और आवासों में आवास, पानी, स्वच्छता, बिजली, सड़क तथा दूरसंचार कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों को बढ़ाना है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, पीएम स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक, गांवों का सर्वेक्षण और गांव के क्षेत्रों में तात्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 2, इसका उद्देश्य ड्रोन आधारित भूमि मानचित्रण के माध्यम से ग्रामीण संपत्ति मालिकों को कानूनी स्वामित्व कार्ड प्रदान करना, बसे हुए क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकार सुनिश्चित करना है। 3, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय इसे क्रियान्वित कर रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पीएम स्वामित्व योजना गांवों का सर्वेक्षण और गांव के क्षेत्रों में तात्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, अतः कथन 1 सही है। इसका उद्देश्य ड्रोन आधारित भूमि मानचित्रण के माध्यम से ग्रामीण संपत्ति मालिकों को कानूनी स्वामित्व कार्ड प्रदान करना, बसे हुए क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकार सुनिश्चित करना है, अतः कथन 2 सही है। इसे पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोगात्मक प्रयासों से लागू किया गया है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, अटल इनोवेशन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह देश में नवप्रवर्तन और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है। 2, शिक्षा मंत्रालय इसे क्रियान्वित कर रहा है। 3, अटल टिंकरिंग लैब्स AIM का हिस्सा है जो देश भर में कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों में जिज्ञासा और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्कूलों में अत्याधुनिक स्थान है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अटल इनोवेशन मिशन या एम यह देश में नवप्रवर्तन और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है, अतः कथन 1 सही है। नीति आयोग इसे क्रियान्वित कर रहा है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अटल टिंकरिंग लैब्स AIM का हिस्सा है जो देश भर में कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों में जिज्ञासा और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्कूलों में अत्याधुनिक स्थान है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक बहुहितधारक पहल है जिसका उद्देश्य AI से संबंधित प्राथमिकताओं पर आधुनिक अनुसंधान और व्यावहारिक गतिविधियों का समर्थन करके AI पर सैद्धांतिकता तथा व्यावहारिकता के बीच के अंतर को पाटना है। 2, GPAI में सदस्यता उभरते और विकासशील देशों सहित सभी देशों के लिए खुली है। 3, भारत अभी भी GPAI में शामिल नहीं हुआ है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी या GPAI यह एक बहुहितधारक पहल है जिसका उद्देश्य AI से संबंधित प्राथमिकताओं पर आधुनिक अनुसंधान और व्यावहारिक गतिविधियों का समर्थन करके AI पर सैद्धांतिकता तथा व्यावहारिकता के बीच के अंतर को पाटना है, अतः कथन 1 सही है। GPAI में सदस्यता लेना उभरते और विकासशील देशों सहित सभी देशों के लिए आसान है, अतः कथन 2 सही है। भारत GPAI के संस्थापक सदस्यों में से एक है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया भाषणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है। 2, भाषणी प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सार्वजनिक डोमेन में MSME, स्टार्टअप और इनोवेटर्स के लिए AI तथा प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना है। 3, भाषणी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन का एक हिस्सा है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डिजिटल इंडिया भाषणी डिजिटल इंडिया भाषणी भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है, अतः कथन 1 सही है। भाषणी प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सार्वजनिक डोमेन में MSME, स्टार्टअप और इनोवेटर्स के लिए AI तथा प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना है, अतः कथन 2 सही है। भाषणी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन का एक हिस्सा है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, डीजी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित हवाई अड्डों पर यात्रियों की संपर्क रहित निर्बाध प्रसंस्करण प्राप्त करने के लिए निर्मित एक परियोजना है। 2, यह एक विकेंद्रीकृत मोबाइल वॉलेट आधारित पहचान प्रबंधन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो लागत प्रभावी है और डिजी यात्रा के कार्यान्वयन में गोपनीयता या डेटा सुरक्षा मुद्दों का समाधान करता है। 3,
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के पास उन हवाई अड्डों की पहचान करने का उत्तरदायित्व है जहां डिजी यात्रा को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डिजी यात्रा यह फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर आधारित हवाई अड्डों पर यात्रियों के संपर्क रहित निर्बाध प्रसंस्करण प्राप्त करने के लिए बनाई गई एक योजना है, अतः कथन 1 सही है। यह एक विकेंद्रीकृत मोबाइल वॉलेट आधारित पहचान प्रबंधन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो लागत प्रभावी है और डिजी यात्रा के कार्यान्वयन में गोपनीयता या डेटा सुरक्षा मुद्दों का समाधान करता है, अतः कथन 2 सही है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास उन हवाई अड्डों की पहचान करने का उत्तरदायित्व है जहां डिजी यात्रा को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना है, अतः कथन 3 सही नहीं है। इसी के साथ अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। महिला समृद्धि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. योजना के तहत ऋण केवल भुगतान बैंकों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। 2. सफाई कर्मचारियों और स्कैवेंजिंग तथा उनके आश्रितों को छोटे व्यवसायों एवं विविध आय सृजन गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।